हाँ, पिछले वीडियो में हमने थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है, जिसको प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब जो हमारा दूसरा ये वीडियो है वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए उस अधिगम सिद्धांत से संबंधित कुछ नियमों का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। उन नियमों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। इससे पहले हमने जो इनका ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। इससे कुछ निष्कर्ष हमारे सामने निकलते हैं कि इनका जो ये सिद्धांत है ये बड़े व मंद बुद्धि बालकों के सीखने में अधिक उपयोगी है। पहला उनका जो ये सिद्धांत था, पहले उस सिद्धांत के बारे में एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं कि बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के सीखने में थॉर्नडाइक का सिद्धांत उपयोगी है। यानी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये बड़े व मंद बुद्धि बालकों के सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक है, इससे बालकों में परिश्रम व धैर्य के गुणों का विकास किया जा सकता है। बालकों में परिश्रम व धैर्य जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है। एक इनके सिद्धांत की ये उपयोगिता है कि बालकों में परिश्रम व धैर्य जैसे गुणों का हम विकास इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक है, इस सिद्धांत से कार्य की धारणाएं स्पष्ट होती है। इनके सिद्धांत से कार्य की धारणाएं स्पष्ट होती है। एक इनके सिद्धांत का महत्व यह है कि इनके इस सिद्धांत के आधार पर जो हमारे कार्य की धारणाएं होती है वो कार्य की धारणाएं स्पष्ट होती है। यानी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो कार्य की धारणाओं के बारे में हमें बताता है। इसके अलावा अनुभव द्वारा लाभ उठाने में ये जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। एक मनोवैज्ञानिक जो है क्रो एंड क्रो, उन्होंने बताया है कि गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषयों को सिखाने में गणित यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार विज्ञान, गणित व समाजशास्त्र जैसे कठिन विषयों को सिखाने में थॉर्नडाइक का सिद्धांत उपयोगी है। यानी
ये क्रो एंड क्रो ने हमें बताया कि इनका जो सिद्धांत है वो विज्ञान, गणित और समाजशास्त्र जैसे कठिन विषयों को सिखाने में उपयोगी है। ये इनके सिद्धांत के विषय में 2-4 जो उपयोगी हमारे पॉइंट्स थे वो पिछले वीडियो में बाकी रह गए थे, उसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कि अधिगम के नियम। इन्होंने कुल मिलाकर के 8 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहले हम इनके मुख्य नियमों का प्रतिपादन करेंगे। मुख्य नियम थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के आधार पर जो अधिगम से संबंधित अधिगम के मुख्य नियम, यानी थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो मुख्य नियम बताए हैं उनमें 3 नियम इन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं, जिनमें एक है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम और एक है प्रभाव का नियम। इन 3 नियमों का प्रतिपादन इन्होंने अपने इस सिद्धांत के आधार पर किया है। ये जो नियम है ये बताते हैं कि एक बालक जो है वो किस प्रकार से सीखता है, या एक बालक की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहला इनका जो नियम है वो है तत्परता का नियम। पहला नियम है नंबर 1 तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये पहला नियम है जो थॉर्नडाइक ने हमें बताया है। तत्परता का जो नियम है इसको हम रुचि का नियम भी कहते हैं। इसको रुचि का नियम भी कहा जाता है, रुचि का नियम भी कहते हैं, रुचि का नियम भी हम इसको कहते हैं। इन्होंने ये बताया है कि जब तक बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है, जब तक व्यक्ति में किसी कार्य को करने के लिए रुचि नहीं है, तब तक व्यक्ति उस कार्य को नहीं सीख सकता। यानी सीखने के लिए रुचि का होना या तत्पर का होना आवश्यक है। यानी किसी तत्परता के माध्यम से किसी कार्य को व्यक्ति करीब कंप्लीट कर लेता है या उसको पूरा कर लेता है। जैसे CM भाटिया ने एक परिभाषा दी है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, जैसे तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा जीत लेना है, युद्ध को आधा जीत लेना है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है CM भाटिया ने। CM भाटिया का ये कथन था कि किसी कार्य के लिए तैयार होना किसी युद्ध को आधा जीत लेने के बराबर है। अतः इनका नियम ये कहता है कि जब तक किसी कार्य में किसी व्यक्ति की रुचि नहीं है, जब तक उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है, जब तक व्यक्ति किसी कार्य को सीख नहीं सकता है। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं। उदाहरण इस सिद्धांत का या इस नियम का हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन 10 व्यक्ति मिलकर उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। यानी ये एक उदाहरण है इनके इस सिद्धांत का या इनके इस नियम का कि आप एक घोड़े को जबरदस्ती आप तालाब तक तो ले जा सकते हैं,
लेकिन अगर उस घोड़े की इच्छा नहीं है, उसकी रुचि नहीं है पानी पीने की, तो आप 10 आदमी मिलकर भी आप उस घोड़े को ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। यहाँ पर रुचि का नियम लागू होता है। इस उदाहरण के अंदर रुचि का या तत्परता का नियम लागू होता है। ये वर्तमान संदर्भ में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हम बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर बच्चे की इच्छा नहीं है, अगर उसकी रुचि नहीं है, तो हम उस बच्चे को ज़बरदस्ती ज्ञान नहीं दे सकते। अतः ये आवश्यक है कि बालक को अगर आप कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो उसको सिखाने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि उस बालक की उस कार्य में रुचि होनी चाहिए। वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं कि उनके माता पिता बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल तक तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ज़बरदस्ती उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए नियम ये कहता है थॉर्नडाई का ये कि अगर बालक की रुचि हो सीखने में तो ही उसको सिखाया जाना चाहिए। अगला है अभ्यास का नियम। दूसरा जो नियम है वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, दूसरा जो नियम है थॉर्नडाई का वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का जो नियम है इसको उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इसको उपयोग का नियम, इसको उपयोग का नियम व अनुपयोग का नियम कहते हैं। अनुपयोग का नियम यानी थॉर्नडाई ने जो अपना दूसरा नियम बताया है अभ्यास का नियम, इस अभ्यास के नियम को उपयोग अथवा अनुपयोग का नियम कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब किसी कार्य को निरंतर करता रहता है तो वो व्यक्ति उस कार्य को शीघ्रता से सीख लेता है। और अगर मान लीजिए व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद में अगर उसको छोड़ देता है, उसका अभ्यास नहीं करता है, तो उसके मस्तिष्क से वो जो कार्य होता है वो विस्मृत हो जाता है, यानी वो व्यक्ति उस कार्य को भूल जाता है। अक्सर हम एक उदाहरण हमारे ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे आपने देखा अगर आपने कभी कंप्यूटर की प्रैक्टिस आप जाकर के अगर किसी दुकान पर आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस सीखते हैं महीने 2 महीने, तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप 2-3 महीने आप उस कार्य को करना बंद कर देते हैं तो आपकी स्पीड जो है कंप्यूटर पर कार्य करने की वो वापस कम हो जाती है जो आपकी प्रारंभिक स्थिति में थी। यानी जब तक आप अभ्यास करते रहते हैं तब तक आपका जो कार्य है वो आपको याद रहता है, लेकिन जैसे ही आप उस कार्य को बंद करते हैं तो आपकी विस्मृति से वो गायब हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो भी कार्य सीखे उसे उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं। इसका उदाहरण जो है उदाहरण है करत करत अभ्यास के करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान। ये उदाहरण है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान, यानी जब व्यक्ति किसी कार्य को निरंतर करता रहता है तो उसका कार्य क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है उसका कार्य। तीसरा जो इनका नियम था वो था प्रभाव का नियम। तीसरा जो नियम है वो है प्रभाव का नियम। तीसरा जो इनका नियम था उसको प्रभाव का नियम कहते हैं। तीसरा नियम था इनका प्रभाव का नियम। तीसरा नियम प्रभाव का नियम। तीसरा नियम है इनका प्रभाव का नियम। प्रभाव का जो नियम है इसको कहीं न कहीं संतोष या असंतोष का नियम, सफलता या असफलता का नियम कहते हैं, क्योंकि सफलता से बढ़कर के किसी व्यक्ति के लिए कोई पुरस्कार नहीं होता है। यानी जब व्यक्ति को किसी कार्य के अंदर अगर निरंतर सफलता मिलती रहती है तो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होता है, लेकिन अगर किसी कार्य में व्यक्ति को अगर सफलता नहीं मिलती है तो वो उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता है, यानी उस कार्य को सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है। तो प्रभाव का जो नियम है इसको संतोष व असंतोष का नियम, इसको संतोष व असंतोष का नियम, संतोष व असंतोष का नियम भी इसको कहते हैं। और दूसरा सफलता व असफलता का नियम, सफलता असफलता का नियम
भी इसको कहते हैं। तो इसको दोनों नामों से जाना जाता है। प्रभाव के नियम को सफलता असफलता का नियम और संतोष व असंतोष का नियम हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसका एक उदाहरण है। उदाहरण हम ले सकते हैं कि सफलता से बढ़कर के कोई पुरस्कार नहीं होता है। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता है। इनका ये नियम यह कहता है कि सफलता से बढ़कर के कोई पुरस्कार नहीं होता है। यानी सफलता ही अपने आप में एक ऐसा पुरस्कार है कि जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। वर्ष 1930 के अंदर इस नियम के बारे में यह है कि वर्ष 1930 में थॉर्नडाइक ने अपने इस नियम में संशोधन किया और अपने इस नियम का नाम परिवर्तित करके प्रभाव का विस्तार नियम कर दिया। इस नियम का इसका नाम प्रभाव के विस्तार का नियम कर दिया। प्रभाव के विस्तार का नियम कर दिया। यानी इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 1930 में थॉर्नडाइक ने अपने इस नियम के अंदर परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन करके इन्होंने प्रभाव के नियम का नाम परिवर्तित करके इसका जो नाम है वो प्रभाव के विस्तार का नियम कर दिया। इसलिए इनका जो ये सिद्धांत है या इनके जो ये नियम है ये बाद में जाकर के संशोधित कर दिया गया था। अब आते हैं गौण नियमों के ऊपर। इनके द्वारा बताए गए 5 गौण नियम है। इनके द्वारा बताए गए 5 गौण नियमों का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया है। जो भी सीखने या अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण नियम माने जाते हैं। तो अधिगम के गौण नियम अधिगम के गौण नियमों का जो प्रतिपादन है वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था, जिनमें इनके द्वारा दिया गया पहला जो नियम था वो था बहु प्रतिक्रिया का नियम। पहला जो नियम था बहु प्रतिक्रिया का नियम। 5वें नियम। इनमें से जो गौण नियम है, गौण नियमों में सबसे पहला जो नियम था उसका नाम था गौण बहु प्रतिक्रिया का नियम। इनका ऐसा मानना था कि जब व्यक्ति किसी कार्य को निरंतर करता रहता है या किसी कार्य को सीखने के लिए वो बार बार अनुक्रियाएं करता रहता है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से सीख लेता है। इस नियम के या बहु प्रतिक्रिया के नियम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, ये इस नियम का उदाहरण है। तैरना सीखना ये भी इसी नियम का उदाहरण है। तैरना सीखना, साइकिल चलाना सीखना तथा नृत्य करना सीखना भी इसी नियम का उदाहरण है। उदाहरण साइकिल चलाना सीखना, तैरना सीखना और नृत्य करना सीखना, ये जो है ये बहु अनुक्रिया के नियम के उदाहरण है, क्योंकि इनको सीखने के लिए व्यक्ति जो है वो बार बार प्रयास करता है और बार बार वो गलतियाँ उसमें करता रहता है। इनका जो नियम है या जो इनका जो सिद्धांत दिया गया था जिसको हम बहु प्रतिक्रिया प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कहते हैं वो इसी पर आधारित है। थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इसी
नियम इसी नियम पर आधारित है, इसी नियम पर आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो नियम है वो प्रतिक्रिया के नियम के ऊपर ही आधारित माना जाता है। दूसरा जो इनका नियम है वो है आत्मीकरण का नियम। दूसरा जो गौण नियम इनके द्वारा बताया गया वो है आत्मीकरण का नियम। दूसरा गौण नियम इन्होंने बताया आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का जो नियम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी व्यक्ति जो है जब भी कोई नवीन ज्ञान को सीखता है तो उस नवीन ज्ञान को सीखने के लिए वो अपने उस नवीन ज्ञान का पुराने ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित करता है। इसी को हम आत्मीकरण कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है, आत्मीकरण के नियम का अर्थ है, इसका अर्थ है व्यक्ति इसका अर्थ है व्यक्ति नवीन बालक नवीन ज्ञान को सीखने के लिए उसका आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसी को आत्मीकरण का नियम कहते हैं, इसी को आत्मीकरण का नियम कहते हैं, इसी को आत्मीकरण का नियम कहते हैं। कि एक बालक जो होता है जब भी कोई नया ज्ञान को ग्रहण करता है तो उस नए ज्ञान को ग्रहण करने से पहले वो क्या करता है, उस नए ज्ञान का अपने पुराने ज्ञान के साथ में उसका संबंध स्थापित करता है। इसका एक उदाहरण है, इसका उदाहरण है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ये इसका उदाहरण है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। ये आत्मीकरण का नियम है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। जैसे हम एक उदाहरण इसका ले सकते हैं, एक उदाहरण हम इसका ले सकते हैं कि अगर किसी बालक को राज्य की प्रशासन की व्यवस्था का ज्ञान करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको गांव की प्रशासन की व्यवस्था के बारे में सिखाएंगे। क्योंकि अगर बालक को अपने गांव की प्रशासन की व्यवस्था के बारे में ज्ञान है तो वो आसानी से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सीख जाएगा। लेकिन अगर उसको गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर वो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेगा। तो इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, बालक को, इसका उदाहरण ले सकते हैं, बालक को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान देने से पूर्व उसे गांव की प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान देना। यानी ये इसका उदाहरण हो गया। आरपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो उदाहरण है ये थॉर्नडाइक के किस नियम का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है कि बालक को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान देने के लिए उसे गांव की प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान करवाना, इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर आत्मीकरण का जो नियम है वो लागू होता है, क्योंकि आत्मीकरण का जो नियम है वो ये कहता है कि बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाना चाहिए। एक है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, तीसरा जो नियम है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। इनका जो तीसरा गौण नियम है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। तीसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति
मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, ये इनका तीसरा नियम है। नियम नंबर 3 है जो इन्होंने बताया है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। इनका ऐसा मानना है कि यानी जब तक सीखने वाले की मनोवृत्ति सिखाए जाने वाले ज्ञान व सिखाने वाले व्यक्ति के प्रति सकारात्मक नहीं होती है, तब तक व्यक्ति या बालक उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा जरूरी है कि बालक को जब भी किसी ज्ञान को ग्रहण करे तो सामने वाला जो सिखा रहा है उसके प्रति उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, यानी वो उसको सीखने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो यह जो नियम है ये कहता है कि जब तक सीखने वाले की मनोवृत्ति, ये नियम कहता है जब तक सीखने वाले की मनोवृत्ति, सिखाने वाले व्यक्ति व ज्ञान के प्रति सकारात्मक नहीं होगी, तब तक अधिगम नहीं होगा। तो मनोवृत्ति का नियम या अभिवृत्ति का नियम कहता है कि जब तक सीखने वाले ज्ञान के प्रति जो व्यक्ति है उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक नहीं होगी, तब तक व्यक्ति उस कार्य को सीख नहीं सकता है। हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, हम इसको मानसिक तैयारी का नियम भी कह सकते हैं। दूसरा है इसको मानसिक तैयारी का नियम, मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं, इसको मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण जो है एक कहावत है जो हमारी यहाँ पर प्रचलित है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसका उदाहरण है इस नियम का, मनोवृत्ति के नियम का, मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। यानी अगर हम मन से हार गए तो स्वाभाविक है कि हम प्रत्येक चीज से हार जाएंगे, और अगर मान लीजिए अगर हम मन से ही अगर जीत गए तो फिर हम आसानी से किसी भी तथ्य को आसानी से जो है उसको पार कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जो ये सिद्धांत है या इनका जो ये नियम है मनोवृत्ति का नियम, वो ये कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी ये उदाहरण जो है या ये जो कहावत है वो इनके इस नियम के ऊपर लागू होती है। चौथा इनका जो नियम है वो है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा जो इनका नियम है वो है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा जो नियम है थॉर्नडाई का वो है आंशिक क्रिया का नियम। यानी आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि जब कोई समस्या अगर किसी बालक के सामने अगर मान लीजिए उपस्थित हो जाती है तो बालक अगर उस समस्या को अगर हम मान लीजिए टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं तो वो जो समस्या है वो आसान हो जाती है। यानी किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट देना ही क्या है, आंशिक अनुक्रिया होती है। किसी समस्या को किसी समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटकर सिखाने से वह समस्या
आसान हो जाती है, वह समस्या आसान हो जाती है। इसे ही आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। इसे ही आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। यानी किसी समस्या को जब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दिया जाता है तो वो जो समस्या होती है वो आसान हो जाती है। इसलिए आंशिक क्रिया का नियम जो है वो ये कहता है कि बच्चे को कोई भी ज्ञान देने से पहले उसे जो समस्या है या जो ज्ञान उसको दिया जा रहा है उसको टुकड़ों में बांट करके उसे वो ज्ञान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अंश से पूर्ण की ओर विधि इस पर लागू होती है। उदाहरण के लिए अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण विधि लागू होती है। यानी थॉर्नडाइक का जो ये नियम है, इस नियम के ऊपर अंश से पूर्ण की ओर जो विधि है ये विधि इनके ऊपर लागू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंशिक क्रिया का जो नियम है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतिम जो इनका पांचवा नियम है वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। अंतिम और पांचवा नियम है इनका, पांचवा जो नियम है वो है आंशिक साहचर्य परिवर्तन का नियम। पांचवा नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये अंतिम इनका पांचवा नियम है, जिसको साहचर्य परिवर्तन का नियम कहा जाता है। यानी एक परिस्थिति के अंदर सीखे गए ज्ञान को नवीन परिस्थिति के अंदर पूर्व परिस्थिति की भांति करना साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। अब सबसे पहले साहचर्य परिवर्तन क्या है? किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थिति में पूर्व परिस्थिति की भांति करना, साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। तो साहचर्य परिवर्तन किसे कहा जाता है? यानी किसी एक परिस्थिति के अंदर सीखे गए ज्ञान को नवीन परिस्थिति के अंदर पूर्व परिस्थिति की भांति अगर किया जाता है तो उसको साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी माँ से अगर उसका बच्चा बिछड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि उसकी जो माँ है वो उस बच्चे के खिलौनों से उसी प्रकार से स्नेह करती है जैसे कि वो अपने उस बच्चे से कर रही होती है। ये वाला दे नहीं परिवर्तन कहलाता है। तो इसका जो उदाहरण है हम उदाहरण ले सकते हैं। इसका उदाहरण है किसी बालक के उसकी माँ से बिछड़ जाने पर उसकी माता द्वारा उसके खिलौनों से उसी प्रकार स्नेह करना जैसे
अपने बालक से, जैसे अपने बालक से करती थी, जैसे अपने बालक से करती थी। यानी ये एक उदाहरण है कि अगर मान लीजिए किसी बालक या किसी माँ से अगर उसका बालक बिछड़ जाता है तो देखा होगा आपने कि उसके उस गम में जो उसकी माँ है वो माता उस बच्चे के खिलौनों से उसी प्रकार से स्नेह करती है जैसे कि वह अपने साक्षात या रियल बालक से वो स्नेह दर्शाती है। दूसरा इसका उदाहरण हम ले सकते हैं प्रेमी के द्वारा प्रेमिका, दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं प्रेमी द्वारा प्रेमिका की चित्र या फोटो से प्रेमिका की अनुपस्थिति, प्रेमिका की अनुपस्थिति में बातें करना, अनुपस्थिति में बातें करना। ये भी एक जो उदाहरण है साहचर्य परिवर्तन का है कि प्रेमी के द्वारा उसकी प्रेमिका के चित्र या फोटो से अकेले में जब उससे बातें की जाती है तो साहचर्य परिवर्तन माना जाता है। अपने इस साहचर्य परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए जो थॉर्नडाइक ने अपना एक प्रयोग किया था बिल्ली पर, साहचर्य परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए यानी साहचर्य परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बिल्ली के ऊपर एक प्रयोग किया था और इस प्रयोग में इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से इन्होंने उस बिल्ली के माध्यम से साहचर्य परिवर्तन को स्थापित करवाया था। जैसे इनका ये मानना था कि इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें इन्होंने जो बिल्ली है उस बिल्ली को एक जो स्टैंड है उस स्टैंड के वहाँ पर उसको बांध दिया तथा जब ये उसे स्टैंड अप शब्द बोलते तो बिल्ली जो है अपने आगे के दोनों पैरों पर खड़ी होकर के उस स्टैंड के ऊपर टकी हुई उस मछली को खाने का प्रयास करती थी। यानी इन्होंने उसको इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया कि जैसे ये स्टैंड अप बोले तो वैसे ही जो बिल्ली है वो बिल्ली उछल करके जो मछली टकी हुई है उस मछली को खाए। तो स्टैंड अप जो शब्द है वहाँ पर साहचर्य परिवर्तन का कार्य कर रहा था। इसके लिए इन्होंने अपना जो ये प्रयोग किया ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो थॉर्नडाइक ने एक दूसरा जो अपना ये उदाहरण दिया था या अपना जो ये साहचर्य परिवर्तन का नियम दिया था, इसी साहचर्य परिवर्तन के नियम के ऊपर पावलोव का जो सिद्धांत है वो इसके ऊपर आधारित है, जिसको हम प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इनके द्वारा दिया गया जो ये प्रयोग था या इनके द्वारा दिया गया जो ये नियम था साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत का आधार बना आगे जा करके।